हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो हम अर्थक्वेक को जानेंगे। अर्थक्वेक का रीज़न क्या होता है, क्यों ओरिजिनेट होता है, इसके जो अलग अलग वेव्स हैं, पी वेव है, एस वेव है, सरफेस वेव है, कौन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, किसका नेचर क्या है, कौन ट्रांसवर्स है, कौन लॉन्गिट्यूडनल है, और सबसे डिस्ट्रक्टिव हमारा वेव्स क्या होता है, इसको कैसे हम मेज़र करते हैं, इंटेंसिटी क्या होता है और मैग्नीट्यूड वगैरह सब क्या होता है, सबको हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में एक आध दिखने को मिल ही जाता है। और ठीक, तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव मतलब अर्थक्वेक का जो वेव होता है उसको सिस्मिक वेव कहते हैं। प्रोवाइड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। देखिए, आपने पढ़ा होगा दोस्तों कभी न कभी कि पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में हमको कैसे पता चला। इतना डीप इनसाइड तो कोई जा नहीं सकता है। क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। क्रस्ट ही का मतलब डेप्थ बहुत ज़्यादा है, मेंटल कोर को कैसे कोई जा सकता है, अंदर में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। तब हमको क्या होता है कि वेव्स के माध्यम से, अर्थक्वेक के समय जो वेव्स आते हैं उस माध्यम से हम इसके इंटीरियर को जान सकते हैं कि जैसे आप पढ़े होंगे सियाल, सीमा और नीफे, इन सब चीज़ के बारे में कैसे पता लगा है, तो वेव्स के बारे में। जैसे आपने सुना भी होगा या देखा भी होगा, अपने घरों में आसपास में देखा होगा दोस्तों, कोई मदर होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चे का ग्रोथ जो है नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वीट्रस के अंदर, तो उसका क्या कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, साउंड वेव्स को भेजा जाता है, उस वेव से पता कर लिया जाता है कि बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है। वहाँ तो कोई पिक्चर तो मतलब फोटो तो लिया नहीं जा सकता अंदर का, तो वेव्स के माध्यम से हम पता कर लेते हैं। इसी प्रकार से अर्थ जो सिस्मिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसके माध्यम से हम जो अर्थ का जो अंदर जो लेयर इंटीरियर है, क्रस्ट मेंटल कोर है, और उसमें भी आप पढ़े होंगे पूरा जो लेयर होता है दोस्तों, कोनाड है, मोहे है, रेपेटी है, गटनबर्ग है और लेहमन है। ये जो पूरा लेयर के बारे में आप जानते हैं, डिसकंटिन्यूटी के बारे में जो आप जानते हैं, ये सब कहाँ से आता है, कहाँ से पता चला है, तो कहीं ना कहीं मतलब अर्थक्वेक के वेव से हमको पता चला है। एन अर्थक्वेक इज सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। भूकंप का मतलब क्या होता है, भूमि में कंपन। भूकंप नाम है भूकंप दोस्तों, मतलब भूमि में कंपन। अर्थक्वेक में अगर कंपन हो जाए, शेकिंग हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। इट इज ए नेचुरल इवेंट, प्राकृतिक घटना है। इट इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। कैसे होता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो कि सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, उससे ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, भूकंप आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों भूकंप आने का। अगर हम पहला देखें तो पहला होता है नेचुरल रीज़न हो सकता है। नेचुरल कारण क्या हो सकता है बताते हैं। पहला था इसका नेचुरल रीज़न हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है हमारा मैन मेड, मतलब मैन मेड, हम लोग भी कुछ ऐसा ऐसा करते हैं जिसका कारण भूकंप आ सकता है। क्यों, हाँ दोस्तों, आप अपने घर में कभी पुराने घर को अगर तोड़े होंगे, ड्रिलिंग मशीन जो चलता है दोस्तों, देखिएगा जो है मकान कांपने लगता है। तो मकान कब कांपता है, जब भूकंप आता है तभी तो हम लोग भी मतलब भूकंप ला सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे इंटेंसिटी पे। नेचुरल रीजन में अगर देखें तो अगर वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो जाए दोस्तों, तो वोल्केनिक इरप्शन से भूकंप आ सकता है। टेक्टोनिक प्लेट का तो होता ही है, टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन से तो सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। ठीक है, या कभी मेट्योर्स गिर जाए, मेट्योर्स अगर गिर जाए दोस्तों तो इसके कारण भूकंप हो सकता है। ठीक है, मैन मेड में अगर देखें तो मैन मेड में कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का अगर क्या हो गया, विस्फोट हो गया, उससे हो सकता है। कभी कभी परमाणु परीक्षण दोस्तों, न्यूक्लियर जो टेस्ट होता है, न्यूक्लियर टेस्ट आपने सुना होगा, पोखरण में हुआ था, अमेरिका समय तो करते ही रहता है न्यूक्लियर टेस्ट जो होता है, तो पूरा जो है पोखरण जो है कांपने लगा था, ये हो सकता है। ड्रिलिंग हो सकता है, या माइनिंग हो सकता है, ड्रिलिंग माइनिंग से भूकंप आता है। और कभी कभी हम डैम बनाते हैं, डैम का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो डैम के वेट के कारण भी मतलब भूकंप आ सकता है। तो ये नेचुरल और मैन मेड हम बता दिए कि कहाँ कहाँ से भूकंप आ रहा है। ऑलराइट, अब देखिए, वाई डज द अर्थ शेक, पृथ्वी शेक करती क्यों है। द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलॉन्ग ए फॉल्ट। वो जो एनर्जी होता है दोस्तों, किसी न किसी फॉल्ट से, मतलब कोई दरार होता है, वहाँ से वो एनर्जी रिलीज होती है। ए फॉल्ट इज ए शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक्स। जो अर्थ का जो क्रस्ट है ये, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट के रॉक्स में जो अगर कहीं किसी प्रकार का फॉल्ट है, मतलब दरार है, उसी से वो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, मतलब सिस्मिक वेव रिलीज होता है, और ये जब अर्थ पे आता है तो हमको भूकंप फील होता है। डेली दोस्तों 6,000 से 8,000 भूकंप डेली आता है, 6,000 से 8,000 डेली होता है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम 10 से 15 ही डिटेक्ट हो पाता है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। 6,000 से 8,000 जो आते रहता है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। रिक्टर स्केल पे मतलब इंटेंसिटी इतना कम होता है कि हम उसको फील नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी हमेशा कांपती ही रहती है, तो उसका कोई मैग्नीट्यूड वगैरह सब होता है नहीं, तो वो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। लेकिन 10 से 15 जो होता है वो थोड़ा तो डिटेक्ट होता है, और उसमें भी मामूली कभी कभार कोई एक आध जो हो सकता है डिस्ट्रक्टिव होता है। हाल ही फिलहाल में टर्की में आया था भूकंप, 50,000 से ज़्यादा जान माल की नुकसान हो गई थी। रॉक्स अलॉन्ग ए फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जो फॉल्ट में रॉक्स है, मान लीजिए ये फॉल्ट है, यहाँ पर जो रॉक्स है कभी कभी क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम, द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर। However, their tendency to move apart at some point of the time
overcomes the friction. As a result, the blocks get deformed and eventually they slide past one another abruptly. मान लीजिए कि ये रॉक से चट्टान है, ये चट्टान का टुकड़ा है जो टेक्टोनिक प्लेट होता है दोस्तों, ठीक है, ये मूव कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएगा, इसके कारण भूकंप हो सकता है। ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ये दोनों क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को धकेल देगा। तो ऐसे होगा जब उसी केस में क्या होता है, माउंटेन्स का फॉर्म हो जाता है। या कभी कभी क्या होता है कि ये इधर है, ये इधर है, ये इधर मूव करने लगता है, ये इधर है, तो यहाँ जो ऊपर जमीन है पूरा नीचे धंस जाता है। तो ये भी हो सकता है जिसमें ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है। दिस कॉजेज ए रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन वेव ट्रेवल होता है। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस, जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है मतलब ओरिजिन पॉइंट होता है, जहाँ से भूकंप क्रिएट होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं ऑफ एन अर्थक्वेक। ऑल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर, और साथ ही साथ इसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, ऑल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, चारे डायरेक्शन में जा सकता है, रीच द सरफेस तक आता है। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, मान लीजिए कि मतलब अर्थक्वेक हमारे यहाँ से ओरिजिनेट हुआ दोस्तों, ये हमारा नीचे है पृथ्वी का, मान लीजिए कि नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, तो यहाँ पर हमारा क्रस्ट वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। इस पार्ट को हम फोकस कहेंगे। इसके 90 डिग्री पर ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको हम क्या कह देंगे, एपी सेंटर। उसको क्या कह देंगे, एपी सेंटर। मतलब हमको पता लगेगा कि भूकंप कहाँ लगा है। जैसे दिल्ली में आया है तो नीचे, दिल्ली के तो नीचे आएगा भूकंप, और ये जो ऊपर वाला पार्ट अगर मान लीजिए इसके ऊपर पृथ्वी पर अगर वहाँ पर दिल्ली है तो उसको क्या कहेंगे कि उसका एपी सेंटर का दिल्ली है, नेपाल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पृथ्वी को तो अलग अलग सिस्मिक जोन में आप पढ़े होंगे कि उसको डिवाइड किया गया है। एपिसेंटर, इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव, मतलब सबसे पहले वेव जो है वहीं पर एक्सपीरियंस होता है। और आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कभी कि मान लीजिए ये पॉइंट है और इसके जो ऊपर वाला पॉइंट 90 डिग्री पॉइंट होता है ना, वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, तो सबसे पहले एपिसेंटर पे ही मतलब भूकंप फील होता है। जो एपिसेंटर होगा वहीं पर सबसे पहले भूकंप फील होगा। इसके अलावा मान लीजिए डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में वेव तो सारे डायरेक्शन मूव करेगा, इधर ही मूव करेगा, इधर ही मूव, ये सब डिस्टेंस का ज़्यादा होता है, तो यहाँ जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी कम होता है। मैग्नीट्यूड भी चूँकि ज़्यादा वेव को ट्रैवल करना पड़ा तो मैग्नीट्यूड इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन जो 90 डिग्री होता है, एपिसेंटर होता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो वहाँ सबसे पहले पहुँच जाएगा। और अगर कुछ नुकसान करना होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान एपिसेंटर पे ही होता है। इट इज़ ए पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, ये फोकस के डायरेक्ट ऊपर होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों अर्थक्वेक वेव्स, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आता है, अर्थक्वेक के वेव से आता है क्वेश्चन, ठीक है। भूकंपीय तरंग, देखिए आइए हम इसको देखते हैं, अर्थक्वेक के वेव्स को देखते हैं दोस्तों। आइए इसको अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक के टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर, जितना भी अर्थक्वेक वेव्स होता है सब कहाँ, लिथोस्फीयर में ही होता है। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ लेटर इन दिस चैप्टर, मतलब अर्थ का जो लेयर है, क्रस्ट मेटल कोर के बारे में पढ़ेंगे। इट इज सफिशिएंट टू नोट दैट हेयर दैट द लिथोस्फीयर रेफर टू द पोर्शन ऑफ द डेप्थ ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का जो हम अब जिस सर्फेस में हम लोग रह रहे हैं दोस्तों, उसके 200 किलोमीटर नीचे तक क्या हमारा लिथोस्फीयर है, ठीक। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द सरफेस, मतलब अर्थक्वेक को हम किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द सरफेस। ए कर्व ऑफ द अर्थक्वेक वेव रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ इन गिवन, वहाँ पर दिया कर्व आगे देखेंगे। नोट दैट द कर्व शोन 3 डिस्टिंक्ट सेक्शन इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेव पैटर्न। देखिए ना, यहाँ पर कर्व दिखा रहा है दोस्तों, देखिए एक पैटर्न तो आपको ये दिखा रहा है, एक पैटर्न तो आपका ये है दोस्तों, एक पैटर्न ये है, और ये एक पैटर्न ये है, सब अलग अलग पैटर्न दिखा रहा है। यहाँ पर अलग अलग पैटर्न को देखिए, एक पैटर्न तो ये है, एक ये पैटर्न है, और एक ये पैटर्न है, अलग अलग पैटर्न हमको दिखा रहा है। ये पी वेव्स को दिखा रहा है, ये पी वेव्स है, ये एस वेव है, और ये हमारा सरफेस वेव है, ठीक है। इस प्रकार का वेव दिखा रहा है। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, जो अर्थक्वेक वेव्स होता है, जो भूकंपीय तरंग होता है दोस्तों, मेनली कितना होता है, 2 ही प्रकार का होता है। पहला है बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव, जिसको हम बॉडी वेव, उसी को हम सरफेस वेव भी कहते हैं। एक होता है बॉडी वेव और दूसरा होता है सरफेस वेव। इसको तो आइए हम अलग से एक पेज में दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन, यहीं से तो मेनली क्वेश्चन आता है। देखिए टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव, लिख लीजिए आप, लिखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। ऑलराइट, इसको एडिट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, देखिए 2 प्रकार का होता है। चलिए इसको हम अभी एडिट करेंगे दोस्तों। टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, यहाँ ले आए और इसको 2 टाइप से कर दीजिए।
इसको दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है हमारा पी वेव्स दोस्तों। चलिए पहले तो इसका टाइप्स ऑफ इसमें दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा बॉडी वेव्स, एक को कहते हैं बॉडी वेव्स। एक मिनट, इसको जब हम उसी से लिख रहे थे तो उसी से लिखते हैं बॉडी वेव्स। एक है हमारा बॉडी वेव्स, ऑलराइट, एक है हमारा बॉडी वेव्स और दूसरा होता है हमारा दोस्तों सरफेस वेव। सरफेस वेव्स। एक होता है बॉडी वेव्स, दूसरा होता है हमारा सरफेस वेव। ठीक, अब देखिए बॉडी वेव्स भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। चलिए आइए, इतना यहाँ तक जो था एनसीईआरटी हम उसको पढ़ लिए हैं और आगे पढ़ते हैं। जैसे जैसे आते जाएगा दोस्तों उसको हम पढ़ते जाएंगे। देखिए बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन। बॉडी वेव जो है सारे डायरेक्शन मूव करता है, ठीक, इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो बॉडी मतलब क्रस्ट से पास करता है, हेंस द नेम, इसलिए इसका नाम पड़ा है बॉडी वेव्स। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स। यही जो है रॉक से जनरेट टकराता है और नया वेव्स क्रिएट करता है, जिसको हम सरफेस वेव कहते हैं। मतलब बॉडी वेव से ही सरफेस वेव क्रिएट होता है। इन सारे लाइन्स को अंडरलाइन कर लिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से बनेगा कि बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द बॉडी। ठीक, द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट ए न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड द सरफेस वेव। बॉडी वेव भी सरफेस वेव क्रिएट करता है। दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस। सरफेस वेव मतलब जो सरफेस में मूव करे, ऑलराइट, जो सरफेस में मूव करे दोस्तों अर्थ क्रस्ट में, उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस वेव। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज दे ट्रेवल। ऑब्वियसली बात है, जितना दूर जाएगा उतना इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज, साथ ही साथ डेंसिटीज अगर ज़्यादा है तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। द डेंसर द मटेरियल द हायर द वेलोसिटी। मतलब मटेरियल जितना ज़्यादा डेंसर होगा वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। द डेंसर द मटेरियल द हायर द वेलोसिटी। द डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट फ्रॉम व्हेन कमिंग मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज। मतलब जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होता जाएगा वो चेंज होते रहेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। आप देखिए बॉडी वेव्स का भी दो प्रकार है दोस्तों। दे आर कॉल्ड पी वेव्स एंड एस वेव्स। देखिए चलिए इसको हम लिख देते हैं दोस्तों। बॉडी वेव्स भी दो प्रकार का है हमारा। आइए बॉडी वेव्स को देखते हैं। बॉडी वेव्स भी हमारा टू टाइप्स का है। पेन चेंज कर लेते हैं। और बॉडी वेव्स हमारा दो टाइप का है। बॉडी वेव्स दो प्रकार का है। एक है हमारा प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स होते हैं इसको प्राइमरी वेव्स कहते हैं। और दूसरा है दोस्तों हमारा सेकेंडरी वेव्स। दूसरा है हमारा सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, ठीक, सेकेंडरी वेव्स। अब देखिए प्राइमरी वेव्स के बारे में दोस्तों लिखते हैं। प्राइमरी वेव्स जो होता है हमारा, ये सबसे फास्टेस्ट वेव्स होता है। मतलब सारे वेव्स में सबसे स्पीड इसी का होता है, फास्टेस्ट वेव्स। जितना वेव्स क्रिएट होता है सबसे ज़्यादा स्पीड इसी का होता है, फास्टेस्ट वेव्स होता है। ट्रेवल इन ऑल मीडियम, सारे मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस सभी में मूव करता है। ऑल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सारे ये मीडियम में मूव करता है। और लाइक साउंड वेव्स, जैसे साउंड वेव होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। लाइक साउंड वेव्स, इट इज लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। साउंड वेव्स के जैसे ये भी क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है। और ये देखिए ये सेकेंडरी नाम है, सेकेंडरी वेव्स मतलब ये सेकेंड फास्टेस्ट वेव होता है दोस्तों। सेकेंड फास्टेस्ट वेव्स होता है। इसका स्पीड मतलब प्राइमरी वेव से कम होता है। नेक्स्ट, ये सिर्फ सॉलिड में मूव करता है
ओनली पास थ्रू सॉलिड। और इसका नेचर होता है दोस्तों, इट्स नेचर इज ट्रांसवर्स। इसका नेचर कैसा होता है तो ट्रांसवर्स होता है। ऑलराइट, आइए यहाँ तक पढ़ लेते हैं। पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। सबसे पहले सरफेस पे यही आता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। द पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। पी वेव्स साउंड वेव्स के जैसे ही सिमिलर होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। दे ट्रेवल थ्रू गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड, सारे मटेरियल में मूव करता है। एस वेव अराइव एट द सरफेस विथ सम टाइम लैग, मतलब एस वेव जो है सरफेस पे कुछ समय बाद आता है। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। इसको हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं दोस्तों। सेकेंडरी वेव्स मतलब जिसका स्पीड मतलब प्राइमरी वेव से थोड़ा कम होता है। एन इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट सच एस वेव इज दैट दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटीरियल्स। हमने बताया था दोस्तों, सारा लाइन इंपॉर्टेंट है, सारा लाइन इंपॉर्टेंट है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। द प्राइमरी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स, मतलब लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। ये सारी मीडियम में ट्रेवल करता है। एस वेव के बारे में तो बताए थे, ये इसका स्पीड कम होता है। सेकेंडरी वेव्स है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटीरियल्स। एस फोर सॉलिड, एस फोर सेकेंडरी सॉलिड में ही मूव करता है, बस ध्यान रखिएगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट हैज़ हेल्प्ड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसी से साइंटिस्ट को ना अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में जानकारी मिला है। रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रीबाउंड वेयर एज द रिफ्रैक्शन मेक्स वेव मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली बात है, आप जानते हैं रिफ्लेक्शन से क्या होता है, कोई भी चीज़ रीबाउंड होता है, मतलब अगर हम बॉल को आगे फेंकते हैं तो हमारे पास आ जाता है, इसके पीछे ये रीजन क्या है तो रिफ्लेक्शन के कारण। और रिफ्रैक्शन क्या करता है, उसको डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत देख लेते। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि ये हमारा सरफेस है, ऑलराइट, यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर किसी चीज़ को उछालते हैं तो ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और इसी एंगल से क्या होता है कि रिबाउंड कर जाता है ये पीछे, ये इसको क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं दोस्तों। ये क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए रिफ्रैक्शन के लिए तो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। अगर किसी लाइट रे को हम ऐसे भेजे हैं, लाइट रे हमारा ऐसे गया है दोस्तों, तो रिफ्रैक्शन के कारण इसका डायरेक्शन क्या होता है, हल्का चेंज हो जाता है। जाना चाहिए था ऐसे, मतलब जाना चाहिए था कैसे दोस्तों, हम बता देते हैं। जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन चला जाता है ऐसे। तो ये क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। जाना चाहिए था ऐसे और चला गया इधर, तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इसी को हम अभी हम देख रहे थे। द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होता है, इसी से हमको पता चला है। द सरफेस वेव आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। सरफेस वेव सबसे लास्ट में रिपोर्ट होता है, मतलब सरफेस वेव का स्पीड जो है सबसे कम होता है, लीस्ट स्पीड होता है। चलिए इसको लिख दीजिए, सबसे कम स्पीड कितना इसका किसका होता है दोस्तों, सरफेस वेव का सबसे कम स्पीड होता है। तो इसका क्या कह सकते हैं कि लीस्ट स्पीड, मतलब चलिए इसको हम पेन चेंज कर लेते हैं। मतलब सबसे कम स्पीड किसका होता है, इसी का लीस्ट स्पीड होता है, इसका सबसे कम स्पीड इसका होता है, ठीक है। सबसे कम स्पीड इसका होता है सरफेस में, इसलिए तो सबसे लास्ट में हमको सिस्मोग्राफी रिकॉर्ड होता है। ऑलराइट, अब देखिए अंडरलाइन कर लीजिए। द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द सिस्मोग्राफ। दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव हमारा क्या है तो यही सरफेस वेव है। चलिए एक लाइन इसमें पढ़ लेते हैं। दीज वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, दे काउज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड हेंस द कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अकर। मतलब रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट, रॉक ऐसे था और ऐसे था, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को ऊपर चला जाएगा, ये एक दूसरे के नीचे आ जाएगा, या एक दूसरे को टकरा कर कुछ ऐसे आगे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है यही दोस्तों। आइए इसको लिख देते हैं, इसको लिख लीजिए। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ये क्या है हमारा, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्या होता है हमारा, यही होता है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव होता है दोस्तों। ऑलराइट, ये भी दो प्रकार का होता है। आइए आगे अगर होगा तो बताएंगे, नहीं तो आप जान के उसको, मतलब कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों एनसीईआरटी से ही आता है, ये ध्यान रखिए। अब अर्थक्वेक्स का क्या है तो प्रोपेगेशन दोस्तों। अर्थक्वेक्स प्रोपेगेट कैसे करता है सरफेस पे, देखिए
Different type of earthquake wave travel in different manner as they move or propagate. They cause various vibration in the body of the rocks through which they pass. जैसे जैसे पास करता है तो बॉडी में अर्थ के मतलब सरफेस में क्या करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। पी वेव्स के बारे में बताए थे, सबसे ज़्यादा वाइब्रेट क्रिएट करता है। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर, मान लीजिए वेव ऐसे जा रहा है तो उसका प्रोपेगेशन कुछ इस प्रकार का होगा, लॉन्गिट्यूडनल है। दिस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द propagation. As a result, it create density differences in the material leading to the stretching and squeezing of the material. Other three waves vibrate perpendicular to the direction of the propagation. मतलब हमने बताया था कि वो दोनों दोस्तों ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होता है। अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है, वो प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करता है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। एस वेव का नेचर कैसा होता है तो हम बताए थे आपको, वो ट्रांसवर्स का नेचर का होता है। ट्रांसवर्स मतलब वेव अगर इधर जा रहा है तो परपेंडिकुलर ही उसका वाइब्रेशन होगा, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल कैसा होता है, जैसा जिधर वेव्स जाएगा उधर ही उसका वाइब्रेशन भी होगा। Hence they create trough and crust in the material through which they pass. सरफेस वेव आर कंसिडर टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। हम अभी लिख दिए कि सरफेस वेव को सबसे ज़्यादा डैमेजिंग, अंडरलाइन कर दी दोस्तों कि सरफेस वेव सबसे ज़्यादा हमारा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होता है, मोस्ट डैमेजिंग वेव्स होता है। अब देखिए इमरजेंस ऑफ शैडो जोन, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनता है। आप देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होता है कितने प्रकार का, तो देखिए द मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है। दीज आर जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट प्लेन। मतलब जो रॉक्स होता है, चट्टान होता है, टेक्टोनिक प्लेट होता है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएगा, उससे हो सकता है। स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम्स रिकॉग्नाइज्ड एज वोल्केनिक अर्थक्वेक, क्योंकि उसको हम वोल्केनिक अर्थक्वेक भी कहते हैं। हाउएवर दीज आर कन्फाइंड टू एरियाज जहाँ एक्टिव वोल्केनो है, वहाँ पर ये इस प्रकार का क्रिएट होता है। देख लीजिए दोस्तों, पी वेव शैडो जोन, शैडो जोन से बहुत कौन क्वेश्चन बनता है, ठीक है। In the areas of intense mining activity, sometimes of the roof of underground mines collapse causing minor tremor. These are called collapse earthquake. मतलब जहाँ माइनिंग होता है दोस्तों, खनन होता है, ऑब्वियसली बात है। खनन में क्या करते हैं, हम मिट्टी को निकालते हैं, वहाँ से चीज़ों को निकालते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रेमर हो सकता है। ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेज। हम पहले ही बता दिए थे कि किस किस कारण से अर्थक्वेक हो सकता है। एक तो नेचुरल कारण था, दूसरा मैनमेड कारण था। नेचुरल में आप वोल्केनिक इरप्शन ले सकते हैं, टेक्टोनिक प्लेट का कोलैप्स ले सकते हैं, मेटेओर्स का गिरना ले सकते हैं। और मैनमेड में आप क्या क्या ले सकते हैं दोस्तों, तो एक्सप्लोसिव, कहीं पर एक्सप्लोसिव का विस्फोट हो गया, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हम करा दिए, माइनिंग या ड्रिलिंग करा दिया, या डैम वगैरह बनाते तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है। The earthquake that occur in the areas of the large reservoir are referred to as the reservoir induced earthquake। जहाँ पर बड़ा बड़ा रिजर्वायर है, जहाँ पर डैम वगैरह है दोस्तों, उसके कारण उसको होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। मेजरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के मेजरिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं। द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। मतलब या तो मैग्नीट्यूड या शॉक का जो इंटेंसिटी है उसके बेसिस पे देखते हैं। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नॉन एज द रिक्टर स्केल। जो मैग्नीट्यूड स्केल होता है, द मैग्नीट्यूड स्केल इज नॉन एज द रिक्टर स्केल, उसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। द मैग्नीट्यूड रिलेट टू the energy released during the earthquake. The magnitude is expressed in absolute manner 0 से 10। मैग्नीट्यूड जो है 0 से 10 में मेजर किया जाता है। ये क्या है 0 से 10 क्या है दोस्तों, मान लीजिए कहीं अगर 0 मैग्नीट्यूड का आया है तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका इंटेंसिटी कितना होगा 0। कहीं पर किसी का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको 10 से सबको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये 10, इसका इंटेंसिटी 10 है। कहीं पर अगर अर्थक्वेक अगर लिखा होगा कि 2 मैग्नीट्यूड का है, ठीक है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 20। कहीं पर अगर 9 है तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 90, इंटेंसिटी 90 है दोस्तों। अगर कहीं 10 है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 100। तो ये वाला भी कभी 10 वाला कभी नहीं है दोस्तों, मतलब सबको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 0 वाला तो हमेशा आते ही रहता है। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्सेली साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया इंटेंसिटी स्केल, एन इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट है। द इंटेंसिटी स्केल टेक इनटू अकाउंट द विजुअल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट। द रेंज ऑफ द इंटेंसिटी स्केल 1 से 12। इंटेंसिटी स्केल का रेंज कितना है, 1 से 12 है। इफेक्ट का क्या हो सकता है, देखिए अर्थक्वेक की जो नेचुरल हैज़ार्ड प्राकृतिक आपदा है तो कई हैज़ार्डस इफेक्ट हो सकता है। पहला, पृथ्वी का कंपन हो सकता है। ग्राउंड सेटलमेंट मतलब डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, पृथ्वी पहले लैंड कहीं यहीं था, आपने लैंड स्लाइड के बारे में पढ़ा था, अचानक ये लैंड स्लाइड कर जाता है और कुछ यहाँ पर गड्ढा हो जाता है, लैंड स्लाइड हो सकता है। लैंड एंड मड स्लाइड हो सकता है। सॉइल लिक्विफिकेशन, जहाँ मिट्टी था वो एकदम लिक्विड हो जाएगा। ग्राउंड लर्चिंग हो सकता है। एवलेंस लैंड स्लाइड बता दिए। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। फ्लड हो सकता है, ठीक है, आग लग सकता है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो सकता है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, सुनामी वगैरह हो सकता है। The first 6 listed above have some bearing upon landform, while other may be considered to be the fact causing immediate concern to the life and property of people in the region.
द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर ओनली इन द एपिसेंटर ऑफ द ट्रेमर इज बिलो ओशनिक वाटर। मतलब सुनामी कब हो सकता है, सुनामी तभी हो सकता है, देखिए द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर ओनली इफ द एपिसेंटर, या जो ट्रेमर होता है वो ओशनिक वाटर या मैग्नीट्यूड उसका सिग्निफिकेंटली हाई हो। मतलब जब पृथ्वी के समुद्र के अंदर अगर भूकंप आता है दोस्तों तो सुनामी आ सकता है, अगर उसका ट्रेमर या इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो तो। Tsunami are waves generated by the tremor and not by earthquake in itself. Though the actual quake activity lasts for a few seconds, its effects are devastating, provided the magnitude of the quake is more than 5 to the Richter scale. देखिए ये सब क्या है, उसका अर्थक्वेक का एक प्रकार से आपको इफेक्ट दिखा रहा है। कई जगह बार अर्थक्वेक आ चुका है। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस, देखिए द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल हैजार्ड। इफ ट्रेमर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड टेक्स प्लेस इट कैन कॉज हैवी डैमेज टू ऑल लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। हाउएवर नॉट ऑल द पार्ट्स ऑफ द ग्लोब नेसेसरली एक्सपीरियंस मेजर शॉक। मतलब जरूरी नहीं कि पूरे पृथ्वी पर एक ही साथ मेजर शॉक हो। वी शैल बी डिस्कसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो विद सम डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। नोट दैट द क्वेक ऑफ हाई मैग्नीट्यूड दैट इज 8 आर क्वाइट रेयर। 8 का भी क्वाइट रेयर है। दे अकर वंस इन 22 ईयर वेर एज दोज ऑफ टाइनी टाइप्स ऑलमोस्ट एवरी मिनट। मतलब जो छोटा है, अभी बताया था कि 8000 भूकंप डेली, 6000 से 8200 भूकंप आते रहता है। लेकिन जो 8+ का इंटेंसिटी वाला कभी कभार मतलब सालों में एक बार, 2 साल में एक बार देखने को मिलता है। अब एक क्रस्ट मेटल कोर के बारे में अच्छे से यहाँ पर बताया गया। कभी आप कहिएगा तो हम आपको इसको डिसकंटिन्यूटी के बारे में बता सकते हैं। ऑलराइट, और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछेगा, अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।